नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है। राहत की बात यह है कि देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने अपने यहाँ लागू पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। वहीं गोवा समेत कई राज्यों ने अपने यहाँ सख्ती और भी बढ़ा दी है। कर्नाटक के 18 ग्राम पंचायतों में आज से 21 जून तक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में पिछले 24 घंटों में 70,421 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और 3,921 लोगों की जान चली गई। देश भर में कोरोना वायरस की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। इसके बाद फैसला लिया गया है कि पुरातत्व विभाग, सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI के सभी स्मारक 16 जून से खुल जाएंगे। केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री ने सोमवार को यह ऐलान किया है। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कहर के चलते ASI ने ताजमहल समेत देश भर के सभी स्मारकों को 16 अप्रैल को बंद कर दिया था। शुरुआत में इन्हें 15 दिन के लिए बंद किया गया था और बाद में इसका वक्त बढ़ा दिया गया, जो कि 15 जून तक के लिए कर दिया था। चलिए खबरों में बात करेंगे अब बढ़ती महंगाई की। आपको बता दें कि दिन ब दिन पेट्रोल के दाम हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ तो मौसम का तापमान बढ़ रहा है और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। पेट्रोल और डीजल आज एक बार फिर से महंगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 41 पैसे और डीजल 87 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बता दें कि वैट और माल ढुलाई शुल्क जैसे स्थानीय करों के चलते विभिन्न राज्यों में ईंधन की कीमतें अलग अलग होती हैं। देश में पेट्रोल पर सबसे अधिक वैट राजस्थान में लगता है, जिसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान आता है। पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी को जनता की सचमुच में चिंता होती तो राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कांग्रेस शासित राज्यों को वाहन ईंधन पर करों में कटौती करनी चाहिए थी। उन्होंने माना कि पेट्रोलियम ईंधन के दाम में बढ़ोतरी से उपभोक्ता को तकलीफ हो रही है, पर यह भी कहा कि गरीबों को मुफ्त में राशन और मुफ्त में टीकाकरण के लिए सरकार को धन का प्रबंध कहीं से तो करना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की MSP घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम। खबरों में बात करेंगे अभी हरियाणा की। हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला गुरुग्राम जिले में उस वक्त बाल बच गए जब उनकी गाड़ी एक अन्य कार से टकरा गई। हादसे के बाद गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस ने इस घटना की जानकारी मिली और मौके पर पुलिस पहुंची। गुरुग्राम के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चौटाला जिस स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी कि SUV में सफर कर रहे थे, उसकी एक अन्य कार से टक्कर हो गई। ओम प्रकाश चौटाला अपने काफिले के साथ गुरुग्राम से झज्जर की ओर कहीं जा रहे थे, तभी AGT यूनिवर्सिटी के पास कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि हादसे में किसी व्यक्ति के कोई गंभीर चोट आने की कोई खबर सामने नहीं आई है। इस हादसे के बाद पूर्व CM को तुरंत दूसरी गाड़ी से हेल्थ चेकअप के लिए मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया। खबरों में बात करेंगे अब गुजरात विधानसभा चुनाव की। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में 2022 विधानसभा चुनाव में सभी जो सीटें हैं उन पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो ऑफिस है उसका उद्घाटन किया और वरिष्ठ पत्रकार दसुदान भाई गढ़वी ने अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी में वो शामिल हुए हैं। गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी कार्यालय के उद्घाटन से पहले उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि आप गुजरात में सत्तारूढ़ BJP और विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ एक भरोसेमंद विकल्प है। उन्होंने कहा कि 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों में चुनाव लड़ेगी। उसके किसी का खिलाफत करने के लिए यहाँ नहीं आया। मैंने जनता के मुद्दों की बात की है। उन जनता, क्या आप मानते हैं कि आज गुजरात के युवा बेरोजगार हैं? आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि अस्पतालों को सुधारने की जरूरत है? आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं? आप मानते हैं? हमारी राजनीति जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई है। हम किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं।
2022 में असेंबली के इलेक्शन भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ की जो 182 सीट है वो सभी में कैंडिडेट खड़ा रख देगी। सभी में कैंडिडेट खड़ा करेंगे। गुजरात के 6 करोड़ लोग अभी तक मजबूर थे, उनके पास विकल्प नहीं था। गुजरात के लोगों को तय करना है अब। रक्तदान दिवस के मौके पर फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी में विश्व रक्तदान शिविर को एक उत्सव के रूप में मनाया गया और लोगों ने महिलाओं समेत स्वेच्छा से अपनी बाहें फैलाते हुए जमकर रक्तदान किया। शिविर का आयोजन वृक्ष एक पहल संस्था द्वारा किया गया है, जहां रक्तदाताओं को उनकी तस्वीरें लगी हैं और कॉफी मग और सर्टिफिकेट देकर विश्व रक्तदान दिवस को यादगार बनाया गया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये सैनिक कॉलोनी का कम्युनिटी सेंटर है, जहां स्थानीय वृक्ष एक पहल संस्था द्वारा विश्व रक्तदान शिविर को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने अपनी स्वेच्छा से बाहें फैलाते हुए रक्तदान किया। इस शुभ अवसर पर संस्था द्वारा रक्तदाताओं को उनकी तस्वीर लगे कॉफी मग और सर्टिफिकेट देकर विश्व रक्तदान दिवस को यादगार बनाया और संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी संस्था सैनिक कॉलोनी में अब तक 1000 पेड़ लगा चुकी है और आज विश्व रक्तदान दिवस पर उन्होंने महामारी के दौर में रक्त के महत्व को देखते हुए इस शिविर का आयोजन किया है, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया है। साथी अब तक हम वृक्षारोपण पे ही काम करते थे, पंछी प्रकृति पर्यावरण से मिल के चलते थे, मगर अब इस कोविड महामारी में ऑक्सीजन और ब्लड की कमी को देखते हुए हमने विश्व रक्तदान दिवस पर यह कैंप कंडक्ट किया है। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम सभी ग्रीन ब्रिगेड के सदस्य हैं। हम सभी ने जो पिछले 3 वर्षों में लगातार कार्य कर रहे हैं, हमने 1000 से ज़्यादा पेड़ सैनिक कॉलोनी में लगा दिए और अभी हमारा प्रयास है बिकॉज कोरोना महामारी को देखते हुए जो रक्त की ऑक्सीजन की जो कमी हो गई है, इसीलिए हमें सारे पर्यावरण साथियों ने सोचा कि कुछ ना कुछ मानवता की भलाई के लिए इस कार्य में भी कुछ पहल की जाए। इसीलिए सभी पर्यावरण साथियों ने मिलकर विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जितने भी आप लोग देख रहे हैं फरीदाबाद के विभिन्न वर्गों से यहाँ पर आए हैं। सैनिक कॉलोनी में मेरे को लगता है शायद ही कोई ऐसे एक मानवता के लिए इस तरह का बड़े स्तर पर आयोजन किया गया है। अभी कुछ ही समय में हमने पता नहीं बहुत अधिक संख्या में ब्लड एकत्रित कर चुके हैं और उम्मीद है और भी ज़्यादा होगा। ये पर्व की तरह मनाया जा रहा है। ये इस रक्तदान शिविर को हमारी पर्यावरण की जो टीम, जिसे हम ग्रीन ब्रिगेड के नाम से जानते हैं, एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। आप देखो इसमें बच्चों, नारी शक्ति ने सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हम सभी से करता अगली खबर की और हरियाणा में लॉकडाउन लगने के अच्छे नतीजे सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसकी अवधि 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार ने कई रियायतों के साथ खासकर दुकानों को बड़ी राहत देते हुए 21 जून तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम पर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। हरियाणा सरकार ने दुकानों के लिए ऑड इवन सिस्टम खत्म कर दिया है, यानी अब हर रोज सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। दुकानें शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी, लेकिन राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार की दुकानें खुलने का समय सुबह 9 बजे से रहेगा। गली मोहल्ले की दुकानें, दूध, फल, सब्जी, किराना व दवा दुकानें पूर्व हिदायतों के साथ ही खोली जाएंगी। किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित रखी गई है। इससे अधिकों की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। इस फैसले से फरीदाबाद के दुकानदार काफी खुश नजर आए और सरकार का धन्यवाद किया और माना कि पटरी पर गाड़ी वापस लौटेगी, काम धाम शुरू होगा, नुकसान की भरपाई होगी। हो गया है 1 साल से जो पिछले साल था उसमें ये बीमारी ने इतना लोगों को, जितना मानसिक रूप से तनाव जो इस बार पैदा हुआ है, जो वेव इतनी ज़बरदस्त आई है कि हर घर के अंदर कहीं ना कहीं ये सुनने को मिला कि कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार ने अपने अपने को खो दिया है। इतना पिछली बार नहीं था और आने वाले समय में भी सुन रहे हैं कि अगर मान लो तीसरी वेव आती है तो इससे और ज़्यादा खतरनाक होगी। तो इसके देखते हुए जो सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, ठीक है वो हमारे हित के अंदर लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों को इस लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा हुई हैं। उन लोगों को ज़्यादा समस्या पैदा हुई है जिन लोगों के दुकानें किराए पे थी या जिन लोगों के यहाँ पे स्टाफ ज़्यादा था, क्योंकि सैलरी भी देनी होती है, किराएदार को किराया भी देना होता है दुकान का, कोई आदमी किराया छोड़ता नहीं है, तो वहाँ उन लोगों को ज़्यादा असुविधा हुई। लेकिन ये एहतियात के तौर पे ज़रूरी था लॉकडाउन, क्योंकि अगर लॉकडाउन ना लगता तो ना जाने कितने और परिवारों को अपने चलिए खबरों
में बात करेंगे अब प्रतला के गांव शाहपुर कला में कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए मंदिर के महंत ने धूप में धूना लगाकर तप करना शुरू किया। ये प्रक्रिया दिन के 12 बजे से 2 बजे तक की गई और 11 दिन तक चलेगी। मंदिर के महंत ने क्षेत्र में किसी तरह की कोई बीमारी न फैलने को लेकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ग्रामीणों व आसपास के क्षेत्रों के लोगों की मंदिर में काफी आस्था है। ग्रामीणों का मानना है कि भगवान की आराधना की जा रही है और पूरा गांव इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई बीमारी न फैले और सभी लोग स्वस्थ रहें। गांव में अमन शांति चैन बीमारी से और सबसे जो मुक्त हो जाए गांव बस्ती, इसके लिए वो कामना कर रहे हैं भगवान से। दिनचर्या बाबा की किस तरह से कर रहे हैं? बाबा जो है सुबह उठते हैं, रामायण पढ़ते हैं और उसके बाद जो 12 बजे तपस्या पर बैठते हैं, 2 बजे तक तपस्या करते हैं। उसके बाद उठते हैं और अपने भगवान के चरणों में अपनी अरदास लगाते हैं। उसके बाद बैठते हैं, फिर जलपान ले लेते हैं, फिर शाम को कीर्तन कराते हैं। किस तरह से कर रहे हैं बाबा? क्या लोगों की आस्था है इसमें? बाबा की आस्था बहुत है लोगों में और इस देवी मैया के मंदिर दुर्गा मंदिर में भी पूरे गांव बस्ती का बहुत आस्था होती है हमेशा। इससे पहले भी कभी इस तरह की तपस्या की बाबा ने? हम पहले तो बाहर करी होगी, हमारे यहाँ जब से आए। और ये हमारा गांव है शाहपुर कला और शाहपुर कला में हमारे गुरुजी हैं बाबा श्री 108 श्री बाबा राजदास जी। ये यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं और गांव की सुख शांति और इस बीमारी के समय जैसा कि माहौल बना हुआ है कोरोना काल में, उसके परमात्मा से अपनी तपस्या करके प्रार्थना करके चाहते हैं कि हर तरफ चारों तरफ सुख शांति हो और हर तरीके की बीमारी समाप्त हो। इस तरीके से वो अपना यहाँ पे तप कर रहे हैं। और हमारे जो बाबा हैं वो श्री फलारी बाबा जी के शिष्य हैं। कितने दिन हो गए और कब तक करने जा रहे हैं? हमारे बाबा ने यहाँ पे जो चलिए बढ़ता है खबर की और। गर्मी के मौसम में खासकर लोग पानी की किल्लत से परेशान रहते हैं। इसी को लेकर हरियाणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लाखों की लागत से फैजाबाद की जनता कॉलोनी में पीने के पानी के ट्यूबवेल का उद्घाटन किया, जिसके बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 स्थित दाना पानी पार्क का शिलान्यास करते हुए बताया कि लगभग 20 लाख की लागत से इस पार्क को बनाया जा रहा है और सभी सुविधाओं से लैस होगा। लगातार आमजन के लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया है कि फैजाबाद की जनता कॉलोनी में लोगों काफी लंबे समय से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे थे और जल माफिया सक्रिय हो रहे थे। इसी को देखते हुए फैजाबाद की जनता कॉलोनी में पीने के पानी के ट्यूबवेल का उद्घाटन किया है, जो आम जन को काफी फायदा पहुंचाएगा और गर्मी के मौसम में लोगों को भरपूर पानी मिल सकेगा। आप ये देखिए कहाँ सीधे में पानी चलाए, ये पानी अब हम सारे शहर में देते हैं कि पानी सीवर की लाइन तो नहीं है, पुराने 300 साल पाइप तो गल जाते पानी नहीं जाता पानी। हम क्यों आपको खराब पानी देंगे? तो पानी खराब से कुछ बढ़ना है तो हमारी इच्छा पूरी होगी तो पानी की इस पानी को पाइप लगते आप। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। कोरोना महामारी से जहां पूरा देश जूझ रहा है तो वहीं अब उद्योग जगत भी भविष्य में सहने लायक नहीं रहा। उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर यदि आती है तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और तीसरी लहर आने के बाद इंडस्ट्री नुकसान झेलने के लायक नहीं रही है। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम जिला कोरोना के मामलों में हरियाणा रिकॉर्ड तोड़ चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे मामलों में कमी देखने को मिल रही है और हालात ठीक हो रहे हैं। ऐसे में IMT मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव का कहना है कि इंडस्ट्री में अभी भी 40 से 50% ही कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ही कर्मचारियों ने अपने घर का पलायन करना शुरू कर दिया था। वहीं अभी मार्केट में भी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है और इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा। ऐसे में यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उद्योग जगत को एक बड़ा भारी नुकसान हो सकता है और इंडस्ट्रियां नुकसान को झेलने के लायक नहीं बची हैं। वहीं गुरुग्राम में छोटी बड़ी लगभग 10,000 इंडस्ट्री है और लगभग 11 लाख कर्मचारी इन इंडस्ट्रियों में काम करते हैं। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में पूरे भारत में प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं और ऑटो मार्केट का हब भी माना जाता है। वहीं IMT मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने कहा
कि यदि छोटी इंडस्ट्रियों के कमाने के बजाय नुकसान का आकलन किया जाए तो एक मध्य वर्ग की इंडस्ट्री को पिछले 6 महीने में 8 से 10 करोड़ का घाटा हो चुका है। 3 से 6 महीने के अंदर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन हमें ये डर है कि कहीं दोबारा जो थर्ड वेव की बात हो रही है, क्योंकि फर्स्ट आया सेकंड आया, हमारी कमर तोड़ती है इंडस्ट्री की। अब कहीं ऐसा ना हो थर्ड आ जाए तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हम तो यही सोचते हैं कि थर्ड वेव ना आए और चीज़ें स्मूथ हो जाएं। फिलहाल देखिए ऑलमोस्ट 40 to 50% ही इंडस्ट्रीज़ अपने वर्कफोर्स के साथ काम कर रही हैं और उसी पे उनका प्रोडक्शन टारगेट्स हैं, क्योंकि डिमांड मार्केट में अभी नहीं है। हाँ, कुछ जिन लोगों के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ मेडिकल फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं वो थोड़ी ठीक चल रही है, अदरवाइज़ उसके अलावा सारे इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल डाउन है, ऑलमोस्ट 40 to 50% ही चल रही है। देखिए गुड़गांव में, मानेसर में सब मिला के सेक्टर 34, 37 इन सबको मिला दे तो लगभग 10,000 फैक्ट्रियां हैं हमारे यहाँ पे और टोटल 11 लाख के आसपास लोग यहाँ पे काम करते हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज की तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में 6 लाख ही लोग हैं, बाकी सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम है। और यहाँ से पूरे इंडिया भर को हमारे सप्लाई जाती हैं। ऑटो मार्केट का तो ये हब है, उसके अलावा गारमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा नॉर्थ इंडिया में, तो काफ़ी अच्छा है गुड़गांव इंडस्ट्रियल एरिया। हिंदुस्तान को जो रेवेन्यू जनरेशन में देख लो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में देख लो, काफ़ी अच्छा काम करते हैं हम लोग। एक बार फिर से बात करेंगे पलवल की। पलवल में बीजेपी युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष अभिषेक वलेचा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जवाहर नगर में कोरोना वैक्सीनेशन का उन्होंने आयोजन किया और इस अवसर पर बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व गुजरात के सह प्रभारी गौरव गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि वहां पर शिरकत की, जहां बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने निःशुल्क वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। पलवल के जवाहर नगर में आयोजित वैक्सीनेशन शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और निःशुल्क वैक्सीन का लाभ उठाया। शिविर का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष अभिषेक वलेचा ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया। इस मौके पर 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जिनका मौके पर रजिस्ट्रेशन किया गया और उन्हें वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन शिविर के आयोजक अभिषेक ने बताया कि प्रदेश सरकार भी निरंतर कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रयास में जुटी हुई है। कार्यकर्ता भी जी जान से जुटे हुए हैं। आज भी आपके कार्यकर्ता ने यहाँ कैंप लगाया, कुछ कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में एक बड़ा टीकाकरण अभियान चला हुआ है कि देश का हर नागरिक कैसे सुरक्षित रह सके। पहली प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी की हर व्यक्ति को सुरक्षित करना है और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए एक वैक्सीन ही एक ऐसी चीज़ है जो हम सब का बचाव कर सकती है। हम सब लोगों को, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सब लोगों को घर घर जाकर जागरूक भी कर रहा है कि वैक्सीनेशन लगाइए, क्योंकि विपक्ष के लोग, कांग्रेसी लोग एक भ्रम फैलाने का काम जो देश में कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन से गलत चीज़ है, वैक्सीनेशन से आदमी मर रहे हैं, ये भ्रमित जो कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के लोगों को लाके जागरूक करें, देश ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके। देश के मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।